अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य संस्कृतभारत्याः सम्पूर्णदेहल्याः सङ्घटनमन्त्रिरूपेण श्रीमन्तः विवेक कौशिक महोदयाः अद्य उपस्थिताः सन्ति। महोदयानां सम्पर्कः मम यदा अत्र आगतः तदारभ्य अस्ति। बहुत्र मिलिताः अपि। एतेषां कार्यक्षेत्रम् अत्यधिकमस्ति इत्यतः सर्वदा सञ्चरन्तः भवन्ति। कदाचिदेव ते लभ्यन्ते। अतः मध्ये अस्माभिः अयं समयः कथञ्चित् तैः अपि दत्तः अस्ति। भवन्तः दूरात् आगच्छन्ति इत्यपि ते जानन्ति। अतः सङ्ग्रहेणैव अद्य व्याख्यानं करिष्यन्ति। कुलपतीनां पक्षतः, अधिकारिणां पक्षतः, शोधच्छात्राणां च पक्षतः भवतां स्वागतमस्ति महोदय। इतः परं भवतां समयः। नमो नमः सर्वेभ्यः। नमस्कारः। अत्र उपस्थिताः श्रीमन्तः गणेश महोदयाः, अन्य शोधछात्राः। वस्तुतः इदानीं प्रातः आरभ्य भवन्तः शृण्वन्तः एव स्युः। विभिन्नानि सत्राणि अभवन् इति मन्ये। एतस्मिन् सत्रे वयं चर्चयामः यत् संस्कृतेन अपि वैज्ञानिकं यदस्ति तस्य विषये एव किञ्चिदेव संक्षेपरूपेणैव वदामि। यतोहि भवतामपि समयः ममपि समयः उभयमपि मिलित्वा किञ्चित् अहमपि इदानीं देहली सर्वकारस्य एकः कार्यक्रमः चलति अस्माकं। इदानीं गत्वा एव आगतवान् अस्मि। देहल्यां ये सर्वकारीयविद्यालयाः सन्ति, ये संस्कृतशिक्षकाः सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते वयं प्रशिक्षणम् इदानीं तेषां कृते कुर्वन्तः एव स्मः। अतः सम्पूर्णदेहल्यां 3367 टीचर्स् सन्ति। तेषां कृते इदानीं प्रशिक्षणं प्रचलति। अद्य तत्र 6 स्थानेषु समारोपकार्यक्रमाः आसन्। इदानीमपि प्रचाल्यमानाः एव अस्ति। सर्वकारीय तर्हि भवती जानाति वा तत् चलति संस्कृत टीचर्स् ट्रैनिङ्ग्। वस्तुतः संस्कृतं तत्र वैज्ञानिकं कारणं मुख्यरूपेण विषयः एतदर्थम् एषः स्वीकृतः। तत् महोदयस्य कथनमासीत् कः विषयः भवतु। अतः विषयः संस्कृते विज्ञानम् इति स्वीकृतं। तस्य कारणद्वयम्। एकं तु जनानां मनसि यः भावः निर्मितः, संस्कृतम् एक जातिविशेषवर्गस्य भाषा अथवा केवलं मन्त्राणां कृते अथवा सेरेमनीस् यद्भवन्ति तत्रैव उच्चारणस्य कृते एव संस्कृतभाषा अस्ति इति जनानां कथनं। किन्तु संस्कृतम् इतः अग्रे अपि बहु किमपि अस्ति, तस्मिन् विषये जनाः न जानन्ति। अतः मम मतमिदम्, अत्र शोधस्य बहु आवश्यकता वर्तते। जनानां मनसि या धारणा अस्ति सा धारणा दूरं गच्छेत्। तदर्थं किं कर्तुं शक्नुमः। एकं तु संस्कृते विज्ञानम् इति भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, किन्तु श्रवण अपेक्षया तस्य कृते किमपि कार्यं कृतं वा अथवा तस्य कृते किमपि कार्यं जातं वा, सः मुख्यः विषयः। अतः यदा वयं वार्तां कुर्मः तस्मिन् विषये, वस्तुतः जो विषय है कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए विज्ञान ही है जो इतनी सारी समस्याओं से निकाल सकता है और निकल भी रहे हैं। ये हमारे सामने भी है। अभी हम आज यहाँ कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, अभी वो सामने एलईडी पे से चल रहा है, यहाँ से दिख रहा है। हाँ, अब ध्वनि यंत्र का उपयोग है, ये सब विज्ञान ही तो है। विज्ञान के कारण ही ये सब हो रहा है। अतः सभी समस्याओं का यदि समाधान है तो वो विज्ञान में है। इसलिए संस्कृत में विज्ञान एतदर्थम एषः विषयः स्वीकृतः। पुनः संस्कृत में ही क्यों? तो भाषाएं, वैसे तो भाषा का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है मनुष्य के जीवन पर, और संस्कृतम तो तादृशी भाषा यस्याः भाषायाः संपूर्ण
पश्यामः आरम्भतः इदानीं पर्यन्तं जीवनं समाप्तिपर्यन्तं गमिष्यति, किन्तु अत्र समाप्तिः नास्ति। इतना विशाल, इतनी समृद्धशाली भाषा, 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं संस्कृत भाषा में, और एक भी अपशब्द नहीं है। आजकल जो विषय है वो चल रहा है कि मॉडर्न हम लोग बनते जा रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन हम अपने विषयों को छोड़ते जा रहे हैं। बस वो ना छूटे, बाकी मॉडर्न तो कितने भी हो जाए कोई समस्या नहीं है। तो संस्कृतम अत्याधुनिक एका भाषा। जब बात करते हैं संस्कृत साहित्य की तो 5% है वो तो केवल। तो 95% क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब संस्कृत में ही तो है। बिकॉज संस्कृत इज अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। तो भाषा जैसे अंग्रेजी है ऐसे ही संस्कृत है, हिंदी है ऐसे ही संस्कृत है। तो भाषा में विषय समाहित होते हैं, हम भाषा के माध्यम से विषयों को पढ़ते हैं। जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो संस्कृत में भी कर रहे हैं, हिंदी में भी कर रहे हैं। कुछ को संस्कृत समझ में आ रही है, कुछ को हिंदी समझ में आ रही है। तो ये हम विषय को समझ पाए उसलिए उस भाषा का उपयोग करते हैं। अब हमारा विषय क्या है? विज्ञान। हम बात किस पे कर रहे हैं? विज्ञान पर। अब यही बातें अंग्रेजी में भी की जा सकती हैं। तो भाषा एक माध्यम है संप्रेषण का, अपने विचारों को प्रकट करने का। तो उसमें संस्कृत तो 95% ये जो मैंने बात कही कि जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, अब हम कह तो रहे हैं ये है, पर ये है कहाँ? जैसे एक अत्याधुनिक विषय है बायोटेक्नोलॉजी। सुना है आप लोगों ने नाम बायोटेक्नोलॉजी? जैव प्रौद्योगिकी इसको कहते हैं। किसने बताया जैव प्रौद्योगिकी के बारे में? कुछ वैज्ञानिकों ने, अभी हाल फिलहाल में आई है। किंतु 5160 साल पहले से जैव प्रौद्योगिकी है। श्रीमद् भगवद गीता कंप्लीटली बायोटेक्नोलॉजी है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, भगवद गीता, आपने डीएनए का नाम सुना है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज एरविन चोर्जफ ने 1940 में की थी। उन्होंने बताया था कि डीएनए क्या है और ये कैसे कार्य करता है। किंतु आज से 5160 साल पहले इसकी खोज हो चुकी थी। मैं बहुत पुराने ग्रंथों में नहीं जा रहा हूं, मैं वेदों तक नहीं पहुंच रहा हूं अभी। मैं केवल लेटेस्ट ग्रंथ की बात कर रहा हूं, भगवद गीता। इट्स अ वेरी लेटेस्ट ग्रंथ, मात्र 5160 साल। चैप्टर नंबर 7, श्लोक नंबर 7 क्या है उसमें? मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएनए? डीएनए में भी यही बात कही है कि मेरे से अलग सृष्टि में कुछ नहीं है। ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे से अलग सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मैंने सबको मणियों की तरह एक सूत्र में पिरोया हुआ है, और ये वो गुण सूत्र हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते, व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात भी। एरविन चोर्जफ जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो गुणसूत्र, वो जो सूत्र बता रहे हैं, अगर हम इसे केमिकल भाषा में देखें तो इसको केमिकल थ्रेड कहते हैं। और अगर आपने डायग्राम देखा हो माइटोकॉन्ड्रिया का, तो उसमें पूरा का पूरा यही आपको डायग्राम बिल्कुल एकदम वही दिखेगा। कारण क्या है कि हम लोग संस्कृत को एक स्पिरिचुअली हम उसको देख रहे हैं, आध्यात्मिक टेक्स्ट के थ्रू देख रहे हैं, हम उससे आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर उससे आगे थोड़ा सा निकले तो मुझे लगता है इतने सारे विषय निकल करके आ सकते हैं। भगवत गीता में फूड पॉइजनिंग किस प्रकार से होती है, फूड पॉइजनिंग के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग से बचने के उपाय कौन कौन से, चैप्टर नंबर 17 में बताया गया है। कट्वा अम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्षण विदाहिनः, उसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये हमारी प्रवृत्तियां हैं। माने एक मनुष्य के जीव विज्ञान क्या है, जीव का अध्ययन। जीव क्या है? ये शरीर बाहर से जो दिख रहा है इसका अध्ययन है।
अब इसमें यदि आप देखेंगे तो हर एक मनुष्य की 3 प्रवृत्तियां होती हैं, वात, पित्त और कफ, इन्हीं के द्वारा हम बीमार पड़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री हम कब बीमार होते हैं? जब हमारा कोई एलिमेंट डिसबैलेंस होता है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि फीवर हो रहा है, लेकिन फीवर होने का कोई कारण बता सकता है क्या? फीवर होता क्यों है? फीवर की कोई टैबलेट है क्या अलग से? पैरासीटामोल आप कहते हैं तो पैरासीटामोल सॉल्ट तो हर एक टैबलेट में रहता है। आप कोई भी पेन किलर लीजिए, उसमें भी पैरासीटामोल सॉल्ट रहता है। एक डाइक्लोजेन एमआर है, इंटाजेसिक एमआर, ये पेन किलर्स है, माइग्रेन के उसमें काम आती है। किसी को अगर माइग्रेन हो रखा है तो ये डाइक्लोजेन एमआर है, फिस्पी एमआर है, एमआर की जितनी भी मेडिसिन हैं, इनके सॉल्ट अगर आप चेक करेंगे तो पैरासीटामोल सभी में है। तो इट मीन्स दैट वो पेन किलर हुई या फिर फीवर को दूर करने की दवाई? आई एम जस्ट आस्किंग, वो पेन किलर है या फिर उसको फीवर को दूर कर रहा है? फीवर को दूर करने के लिए भी कोई औषधि बनी ही नहीं है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी तक फीवर को दूर करने के लिए कोई औषधि नहीं बनी है। लेकिन अगर आप जाएंगे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें आपको फीवर के मुख्य कारणों तक पहुंचने का भी अवसर मिलेगा। फीवर होता क्यों है? हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 एलिमेंट्स, अग्नि, जल, वायु, ये सब आप जानते हैं, मुझे कुछ ज्यादा ब्रीफ इनको करने की आवश्यकता नहीं है। सो दीज आर 5 एलिमेंट्स। कोई सा भी एलिमेंट डिसबैलेंस हो रहा है, इसका मतलब अगर आपका जल तत्व डिसबैलेंस है तो जल तत्व डिसबैलेंस होने पे क्या होगा? आपको जल्दी जल्दी जुकाम होगा, कफ बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि आपका जल तत्व डिसबैलेंस है। अगर आपका अग्नि तत्व डिसबैलेंस है तो आपके शरीर का तापमान बहुत अधिक, जिसे हम बीपी हाई कहते हैं, सुना होगा ना आपने, बीपी हाई हो रखा है इनका। और बीपी हाई होने से क्या होता है? पैरालिसिस भी हो जाता है। शुगर और बीपी यदि एक साथ बढ़ जाए तो व्यक्ति का आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। तो इनके अध्ययन कहां पर हो? तो सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, माने अभी हमारे पास में 45 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो आप सभी शोध छात्र हैं यहां पर। तो मुझे लगता है यदि एक एक मैन्युस्क्रिप्ट को भी लेकर के काम करना शुरू करें तो 45 लाख में से कुछ तो कम हो, कहीं तक तो पहुंचे। और विषय इतने सारे हैं। मैं आपको यदि अपने ही विषय की बात करूं, अभी मैं भी शोध ही कर रहा हूं, मेरा भी शोध चल रहा है। मेरा विषय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और मेरा जो शोध है वो भारत के प्राचीन रसायन शास्त्र पर ही है। अभी 1 वर्ष बाद तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब हम कहते रहते हैं कि विज्ञान है कहां? आपने दिखाया क्या कुछ? कहने मात्र से नहीं होती हैं चीजें। अभी मैं बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण दे सकता हूं, विज्ञान के बहुत सारे पहलुओं को लिख के लेके आ सकता हूं, लेकिन इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस, बिकॉज ये केवल एक सामान्य सी चर्चा रह जाएगी। बस हमने एक चर्चा करी, उत्साह बढ़ाने के लिए, आत्म प्रसन्नता के लिए, अच्छी बातें हैं, हम भी थोड़ा खुश हो जाते हैं, आप भी खुश हो जाओगे, लेकिन उससे मिलने वाला क्या है? शोध माने जिसमें आप कुछ ऐसा लेकर के आए सामने, समाज को ऐसा दें, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें जो कि सबके लिए उपयोगी हो। शोध केवल डिग्री ले लेना यहां तक सीमित नहीं रहता, पुस्तकें लिख देना यहां तक सीमित नहीं है। आपने कुछ ऐसा दिया क्या राष्ट्र को जो हितोपयोगी है? जस्ट थिंक अबाउट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इसमें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता। आप अपने समीपवर्ती ग्रंथों को ले लीजिए बस। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 5 एलिमेंट्स की, अगर आप 5 तत्वों के ऊपर ही शोध करें, एक तत्व को लेकर के ही शोध करें, तो बहुत सारा वांग्मय है संस्कृत का जिसमें इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे कि केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट्स हैं, मोटे मोटे पार्ट्स बता रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब उसमें भी यदि जाए तो मेरा विषय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाए तो उसमें भी एक विषय आ जाता है निकल करके। तो संस्कृत साहित्य में केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां है?
तो ऐसे विषय को लेकर के जो कि सबके लिए हितोपयोगी हो, जो कि भविष्य में जो ये कहते हैं, जो एक नैरेटिव जो सेट कर रखा है, एक संस्कृत इज अ वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज या संस्कृत इज नॉट यूजफुल फॉर अस, तो ये जो नैरेटिव्स हैं मुझे लगता है इनसे हम बाहर आ सकते हैं, और ये काम करने के लिए आप सब हैं यहां पर। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा था कि इस देश को अगर बदल सकता है तो वो युवा बदल सकता है, तो वो युवा हम सभी हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी और मेरी आयु में कोई बहुत ज्यादा अंतर है, सब सेम एज ग्रुप्स के हैं, तो वी कैन से इट्स अ ग्रुप डिस्कशन। तो ऐसे इन तत्वों को लेकर के कुछ कर सकते हैं। भगवत गीता को लेकर के हम कुछ, जैसे एक एक चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो एक एक चैप्टर में इतना सारा सार है कि अगर हम उसका वर्णन करने लगे तो मुझे लगता है जीवन समाप्त होने लगता है भगवत गीता के बारे में अगर चर्चा करें तो। जैसे उसी में ही है चैप्टर नंबर 2, आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा, सुना है आइंस्टीन का नाम? क्या था उनके बारे में, कोई कुछ बताएगा आइंस्टीन जी के बारे में? E=mc², मास का और पदार्थ के बारे में उन्होंने बताया, ऊर्जा और पदार्थ के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो उन्होंने ऊर्जा के एक फॉर्मूला दिया था, ये एनर्जी E=mc², तो E माने एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता और इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बस। अब यही अगर मैं बात करूं भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें श्लोक नंबर 22, 23 आगे तक उसमें वर्णन है, आत्मा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मतलब ये आत्मा क्या है? ये आत्मा क्या, एक ऊर्जा ही तो है जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में प्रवेश करना। आत्मा उस वहां पर कहा कि ये वस्त्र की तरह है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं, दूसरे वस्त्र धारण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आत्मा है। अब यही जो ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, अगर आप ऊर्जा की जगह आत्मा रख दें और आत्मा की जगह ऊर्जा रख दें, तो अब देखिए एक बार क्या लगता है। आइंस्टीन जी ने जो लिया वो सब कहां से लिया है? रॉबर्ट हुक जिससे प्रभावित हैं वो भगवत गीता है, जिसे हम इंजीनियरिंग का हब कहते हैं, जर्मनी। जर्मनी में अगर हम बात करें तो 14 यूनिवर्सिटी संस्कृत की हैं, 1200 स्कूल्स संस्कृत के हैं, दे टोटली स्पीक इन संस्कृत लैंग्वेज। तो वहां पर वो इंजीनियरिंग का हब है। तो ऐसे बहुत सारे विषय निकल करके आ सकते हैं क्या, ये आपको चिंतन करना है। मैं तो सिर्फ आपके सामने सूक्ष्म सूक्ष्म विषय रख रहा हूं, बहुत ब्रीफ नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे छोटे विषय रख रहा हूं, ब्रीफ आप इनको खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही जैसे अगस्त संहिता है, तो अगस्त संहिता कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। अगस्त ऋषि इज द फादर ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कहेंगे नहीं नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आज आई है, वो कहां से ले आए इसको? तो अगस्त संहिता जब हम अध्ययन करते हैं तब पता चलता है। हम कहीं ज्यादा दूर ना जाएं तो षड दर्शनों को ही देख लें, तो ये दर्शन भी अपने आप में बहुत बड़े एक अपनी थ्योरी रखते हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन है, पूरी एटम थ्योरी है, एटॉमिक थ्योरी है पूरी, अगर हम वैशेषिक दर्शन की बात करें तो। ऐसे ही अनेकों विषय हमारे सामने निकल करके आते हैं। हम बात करें जैसे आर्किटेक्ट की, आज के समय भवन निर्माण की ज्यादा डिमांड है, तो इसके लिए स्थापत्य शास्त्र, हमारे 4 वेद हैं, जानते हैं सभी, एवरी वेद गोट उपवेद। उपवेद क्या है? ये उपवेद वही है जैसे गांधर्व वेद। अब ये गांधर्व वेद क्या है? संगीत की कितनी विधाएं हो सकती हैं, संगीत कितने प्रकार का हो सकता है, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं, नृत्य क्या है, ये नाट्य शास्त्र बताता है। और गांधर्व वेद में इन सब का वर्णन मिलता है कि संगीत से संबंधित क्या क्या हो सकता है। आयुर्वेद जिसके बारे में आजकल ज्यादा प्रचलन में है,
आयु को बढ़ाने वाला। अब वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें पूरा ब्रीफ किया हुआ है। धनुर्वेद, हम जिसे कहते हैं आर्चरी, आजकल अब तो प्रायः लुप्त की अवस्था में है, उसको प्रकाशित कर सकते हैं। जो हमारी विद्याएं जो लुप्त हो रही हैं उनको प्रकाश में ला सकते हैं, धनुर्वेद। तो ऐसे इन विषयों को लेकर के यदि चर्चा की जाए, यदि इनको लेकर के शोध किया जाए, तो इनसे संबंधित बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। न्याय शास्त्र है, मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। अब अगर एक एक दर्शन को लेकर के चलें, षट दर्शनों में देखें, तो हर एक दर्शन जीवन के हर एक पहलू को छूता हुआ जा रहा है। अद्वैत हो, चाहे वो विशिष्टाद्वैत हो, कोई सा भी दर्शन हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विज्ञान ही संपूर्ण सृष्टि की समस्याओं का एक समाधान है, किंतु वो समाधान जो समाहित है वो है संस्कृत में, क्योंकि विज्ञान सारा कहाँ है, संस्कृत में है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि संस्कृत एक भाषा है, तो भाषा का जो स्वरूप है वो भाषा के द्वारा विषय का अध्ययन। तो संस्कृत में वो सब चीजें हैं, पहले से उपस्थित हैं, उसके माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। संक्षेप में यदि बात करूं तो केवल इतना है कि संस्कृतम अस्माकं साधनम, साध्यम तो भिन्नम। अतः यदि साध्यम प्रति गंतव्यम तर्हि निश्चयेन साधनम अस्माभिः ज्ञातव्यम, साधनस्य विषये निश्चयेन ज्ञातव्यम। मया गंतव्यम कुत्र, प्राप्तव्यम किम, एतस्मिन् विषये आदौ निश्चयः करणीयः। यदि निश्चयः भवति अहं राष्ट्राय एतत् कर्तुम् इच्छामि, अहं समाजाय एतत् दातुम् इच्छामि, यदि एषः दृढ निश्चयः राष्ट्राय भवति निस्वार्थ भावेन, तर्हि शोधकार्यमपि उत्तमं भवति, अन्यत् समाजाय अपि किमपि अस्माकं योगदानं भवति। बहवः वैज्ञानिकाः आसन् राष्ट्राय कृतवन्तः, जेसी बोस् भवतु वा, अन्याः सीवी रमन् भवतु वा, आर्यभट्टः भवतु वा, बहवः सन्ति। तेषां विषये अधिकं न वदामि किमपि, नामानि भवन्तः जानन्ति एव। तर्हि एतादृशेषु विषयेषु अपि यदि अस्माकं ध्यानं गच्छति तर्हि बहु लाभकर अस्माकं कृते भवति। अतः शोधकार्ये यदा वयं, इदानीं स्वाध्यायः अपि यत्र लिखितः, यदि अहं पश्यामि यत्र स्वाध्यायः अपि लिखितः, अर्थात् स्वाध्यायः कस्य अध्यायः, स्वस्यैव अध्ययनं करणीयम्। आदौ तो स्वस्य विषये ज्ञातव्यम्, अहं कः, किमर्थं शोधं कर्तुम् इच्छामि, कारणं किं, वृत्ति वा। यदि वृत्ति कारणम् अस्ति तर्हि तो किमपि कुर्वन्तु, तदानीं चिन्ता नास्ति। किन्तु यदि इदम् अस्ति मम अनन्तरमपि यदहं कृत्वा इतः गमिष्यामि, मम अनन्तरमपि भवतु जनाः तेन लाभान्विताः भवेयुः, तर्हि तो निश्चयेन आदौ स्वस्य अध्ययनं करणीयम्। अनन्तरं शिक्षा आगच्छति, अनन्तरं शोधः। तो शिक्षायामेव निहितः एषः विषयः। शिक्षायाः विषये वदामः तर्हि विद्या, या विद्या सा विमुक्तये या नियुक्तये। इदानीं तो नियुक्तये खलु, या सा विद्या या नियुक्तये, नियुक्ति जो दिला दे वही विद्या है, ऐसा है ना। किंतु विद्यायाः मुख्यं लक्षणं तो इदमेव, नियुक्तये। पारमार्थिक रूपेण अस्माभिः यत् चिन्तनं करणीयम्, एकवारं ध्यानेन उपविश्य किञ्चित् एतस्मिन् विषये विचिन्त्य, आचार्याः सन्ति, बहवः इतोपि आचार्याः भवतामत्र विश्वविद्यालये सन्ति, तैः सह सम्यक् वार्तालापं कृत्वा विषयस्य निर्धारणं कृत्वा तदनन्तरं शोधकार्यस्य आरम्भः कुर्वन्तु इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।